Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Khan Academy. I am your host Mohammed Sulkeben. तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 8 बायोएनर्जेटिक्स तो इसका हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है एनर्जी रिजल्ट रेस्पिरेशन। अब बच्चों बज़ाहिर इस नाम से आपकी बुक के अंदर कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन बच्चों आपकी बुक के अंदर एक टेबल गिवन है जो कि आपके साथ भी हो रहा है। बच्चों आज के लेक्चर के अंदर हम इस टेबल को जो है हम तफसील से स्टडी करेंगे। तो इस टेबल के अंदर उन्होंने बताया होगा कि किस तरह से बच्चों एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 एटीपी जो है वो बनते हैं। तो जो हम देखेंगे कि किस तरह से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो बच्चों आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने आउटर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म देखा, जिसमें हमने सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस को स्टडी किया। उसके बाद बच्चों हमने क्रेब्स साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखा। बच्चों उसका एक थोड़ा सा हम जायजा लेके फिर हम जो है अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए हमें पता है कि ग्लूकोज जो है सबसे पहले जब वो एरोबिक रेस्पिरेशन से गुजरेगा तो सबसे पहले उसे ग्लाइकोलाइसिस से गुजरना पड़ेगा। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा बच्चों, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है बच्चों वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड में? 2 मॉलिक्यूल्स। तो मैं यहाँ पे इन दोनों पायरुवेट एसिड को मैं अलग अलग लिख देता हूँ। बच्चों एक ये पायरुवेट एसिड है, ठीक है, और बच्चों एक ये जो है ये पायरुवेट एसिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो बच्चों एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो 2 पायरुवेट एसिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट गए हैं। अब बच्चों इस अमल को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है ये बातें मैंने आपको पहले भी बता दी, लेकिन मैं आपकी दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बच्चों इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बच्चों यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल होते हैं और 2 एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों फिर जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटने के लिए तैयार हो जाता है, फिर बच्चों यहाँ पे क्या होता है, 2NAD प्लस के जो मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों वो 2NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और साथ बच्चों यहाँ पे 4 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं बच्चों? 4 एटीपी बनते हैं। बच्चों ये सब कुछ है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता है। अब हम टोटल देखें ना ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमें क्या हासिल हुआ, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमें 2 पायरुवेट एसिड हासिल हुए। अब बच्चों 2 एटीपी हमने इन्वेस्ट किए, 4 एटीपी हमें रिसीव हो गए। कुल मिला के जब नेट गेन की हम बात करेंगे ना ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, बच्चों यहाँ पे 2 एटीपी बने और बच्चों यहाँ पे NADH बने। अब जो NADH मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, NADH जो है ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है और एक NADH से 3 एटीपी जो है वो हासिल होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। मैंने आपको दिखाया भी था। तो बच्चों अब यहाँ पे जैसे पायरुवेट एसिड है बच्चों आगे ये क्रेब्स साइकिल के अंदर दाखिल होंगे। क्रेब्स साइकिल के अंदर दाखिल होने से पहले बच्चों क्या होगा, ये जो पायरुवेट एसिड है देखिए ये कन्वर्ट होगा एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर। तो यहाँ पे देखें ये पायरुवेट एसिड जो है बच्चों जब ये कन्वर्ट होगा एसिटाइल को एंजाइम ए में, और बच्चों यहाँ पे भी इसी तरह से तो ये कन्वर्ट होगा एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड होगा और यहाँ पे बच्चों NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर, ठीक है। अब बच्चों जब पायरुवेट एसिड जो है वो कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा तो एक NADH यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों ये दूसरा पायरुवेट एसिड है ना, तो ऐसी बात है ये भी तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा ना। एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट एसिड बन रहे हैं और दोनों पायरुवेट एसिड ने अलग अलग क्रेब्स साइकिल के अंदर जाना है। तो बच्चों इसी तरह यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है बच्चों वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे भी कोएंजाइम ए बच्चों इसके अंदर ऐड होगा और यहाँ पे भी NAD बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर, ठीक है। अब बच्चों फिर क्या होगा, फिर बच्चों ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बच्चों ये क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर, इसके अंदर एंटर होगा बच्चों, क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होगा। और बच्चों इसी तरह से ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बच्चों ये भी क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर हो जाएगा। अब बच्चों क्रेब्स साइकिल के अंदर हमें क्या क्या हासिल होता है ये मैंने आपको कल बहुत अच्छी तरह से बताया था। बच्चों जैसे वो क्रेब्स साइकिल के अंदर दाखिल होगा तो बच्चों जो कोएंजाइम ए है ठीक है, तो इसके अंदर ऐड हुआ था सबसे पहले ये कोएंजाइम ए यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी यहाँ से कोएंजाइम ए जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिर बच्चों क्या होगा, यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होंगे। क्या होंगे बच्चों? 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों फिर क्या होगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने के बाद फिर बच्चों यहाँ पे 3 NADH के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कितने NADH के मॉलिक्यूल्स बनेंगे बच्चों? 3 NAD जो है बच्चों कन्वर्ट हो जाएंगे 3 NADH के अंदर। इसी तरह बच्चों यहाँ पे भी 3 NAD जो है
वो कन्वर्ट हो जाएंगे 3NADH के अंदर। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमने देखा था कि एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनता है। अब बच्चों यहाँ पे होगा क्या कि एक एटीपी का मॉलिक्यूल एक एटीपी के मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह बच्चों यहाँ पर भी एक एटीपी का मॉलिक्यूल है वो एक एटीपी के मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमने देखा था कि एक FADH2 का मॉलिक्यूल बनता था। एक FAD है ना बच्चों, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 के अंदर। और बच्चों इसी तरह यहाँ पर भी जो FAD है बच्चों वो कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 के अंदर। तो बच्चों FADH2 है, मैंने आपको बताया था ये भी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। और एक FADH2 से कितने एटीपी बनते हैं बच्चों, 2 एटीपी बनते हैं। तो बच्चों आप लोग क्या करें, आप लोग इसको जगह कॉपी पर ड्रॉ कर लें ताकि आप लोगों को ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक रेस्पिरेशन इसको समझना बहुत आसान हो आपके लिए। ठीक है, तो देखिए वही सारी चीजें हैं जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर पढ़ी हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हमने दोबारा से रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब इसमें दोबारा बता देता हूँ। एक लाइपोलाइसिस के अंदर बच्चों क्या होता है, हमारे पास 2 एटीपी और 2 NADH बनते हैं। जब बच्चों पायरुविक एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, अभी हम सिर्फ एनर्जी के हवाले से बात करने लगे हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, NADH भी बनता है, लेकिन हम सिर्फ बच्चों यहाँ पे एनर्जी के हवाले से बात करेंगे। हम देखेंगे कि एटीपी, NADH और FADH कितने बन रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप देखें ना, पायरुविक एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, तो एक NADH यहाँ पे बनता है, एक NADH यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड बनाता है। जब 2 पायरुविक एसिड अलग अलग एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो बच्चों यहाँ पे 2 NADH बनते हैं। इसके बाद बच्चों जब एक एसिटाइल कोएंजाइम में एक क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट करता है तो बच्चों यहाँ पे क्या बनता है, एक एटीपी बनता है, 3 NADH बनते हैं बच्चों, और 2 एक FADH2 का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या बनता है बच्चों, एक एटीपी बनता है, ठीक है, 3 NADH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और बच्चों एक FADH2 का मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह बच्चों दूसरा क्रेब्स साइकिल है, इसमें भी 3 NADH के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनेगा और एक FADH2 का मॉलिक्यूल बनेगा। तो दोस्तों अब ये जो है, ये जो समरी है हमारी मैकेनिज्म की, आज के टॉपिक को समझने के लिए जो है बहुत जरूरी है। तो हम आज के टॉपिक को देखते हैं कि किस तरह से एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 एटीपी है वो हासिल होते हैं। मुझे इससे पहले मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि बच्चों साइटोप्लाज्म है, आपके सामने एक सेल का स्ट्रक्चर शो हो रहा है। तो जो इसमें जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होती है। क्या होती है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। अब बच्चों इसका मतलब ये है कि पायरुविक एसिड बच्चों एटीपी और NADH जो कि ग्लाइकोलाइसिस के नतीजा में बने वो कहाँ पे बनते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं। अब बच्चों एटीपी तो बन गए साइटोप्लाज्म, पायरुविक एसिड भी बन गए। पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके बच्चों आगे क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हिस्सा लेते हैं। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो बच्चों क्रेब्स साइकिल है ये किस मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है, जो मैट्रिक्स है इसके अंदर क्रेब्स साइकिल हो रहा होता है। बच्चों जो आपको इसके अंदर वाली दीवार नजर आ रही है जिसको हम क्रिस्टी का नाम देते हैं, और जो यहाँ पे क्या हो रही होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फील्ड मौजूद होती है। ठीक है, आपने इस चीज को ध्यान रखना। अब बच्चों जो ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH बने, ठीक है, अब एक NADH 3 एटीपी हासिल होंगे, लेकिन वो कहाँ पे हासिल होंगे बच्चों, वो हासिल होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है बच्चों वो कहाँ पर है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर। इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोलाइसिस के जो NADH के मॉलिक्यूल्स हैं इनको साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ेगा। आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये जो NADH के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों जब ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है NADH के मॉलिक्यूल्स को गुजरने की इजाजत नहीं देती। ठीक है, ये NADH को गुजरने नहीं देते। फिर बच्चों यहाँ पर होता क्या है, NADH के मॉलिक्यूल्स एनर्जी जो है वो NADH के अंदर तो नहीं है, NADH के अंदर इलेक्ट्रॉन है बच्चों उनके अंदर एनर्जी मौजूद है। ठीक है, तो बस यहाँ होता क्या है, वो NADH है ना वो क्या करता है, NAD+ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और बच्चों अपने हाइड्रोजन आयन और अपने इलेक्ट्रॉन को बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज देता है। अब बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो खाली जगह है ना बच्चों, यहाँ पे एक पड़ा होता है एक मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं FAD+। तो वो क्या करता है, वो साइटोप्लाज्म में मौजूद जो NADH जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बना था, जब बच्चों वो अपने हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन्स और NAD+ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयन है वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बच्चों उनको FAD+ कन्वर्ट, FAD+ है ना बच्चों एक्सेप्ट कर लेता है। तो FAD+ बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया इसने, हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट कर लिया, तो बच्चों क्या बना देगा, ये बना देगा FADH2 बना देगा।
मेरे पास में यानी क्या बना देगा, कुछ FADH2 बना देगा। तो बच्चों यही वजह है कि जो ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाला NADH है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में बनता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में एक्टिव होकर एटीपी नहीं बना सकता। एटीपी बनाने के लिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पड़ी हुई है, उनमें से इसको गुजरना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक जाने के लिए NADH को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने की इजाजत ही नहीं मिलती, जिसकी वजह से NADH क्या करता है, NAD+ के अंदर कन्वर्ट होता है और अपने हाइड्रोजन आयंस और अपने इलेक्ट्रॉन्स को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज देता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो खाली जगह होती है बच्चों, यहाँ पे FAD+ क्या करता है, उन हाइड्रोजन आयंस और उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब बस ये पॉइंट जो है, ये हम आगे यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी, तो यहाँ पे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है बच्चों, यहाँ से क्या बने बच्चों, पायरुविक एसिड बना, ठीक है, क्या बने बच्चों, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के बच्चों दो मॉलिक्यूल्स बने, ऐसे ही। अब बच्चों ये जो है हमारे पास, दिस इज द ग्लाइकोलाइसिस, ये क्या है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस। अब बच्चों ग्लाइकोलाइसिस के दौरान यहाँ पे होता क्या है कि 2 ATP यहाँ पे इस्तेमाल हुए, ठीक है, और बच्चों हाँ बदले में यहाँ पे 4 ATP बनते हैं, लेकिन उन 4 ATP में से अगर हम कंसीडर करें कि 2 ATP वापस चले गए, ठीक है, तो बदले में बच्चों कुल ATP हमारे कितने हासिल हुए बच्चों, यहाँ पे 2 ATP, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पे हम सिर्फ नेट गेन लिख रहे हैं, ठीक है, जो ले दे के बचता है हमारे पास 2 ATP। यहाँ पे 2 ATP आए, ठीक है, इस्तेमाल हुए, लेकिन फिर उनको हमने रिटर्न कर दिया, उन्हें वापस कर दिया, क्योंकि ग्लूकोज में 4 ATP बने ना, ठीक है, 4 ATP में से हमने 2 ATP यहाँ पे लिख दिए और 2 ATP को यहाँ पे रिटर्न कर दिया, ताकि हम नेट गेन निकाल सकें कि एक ग्लूकोज से कितने ATP हासिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कितने NADH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं बच्चों, 2 NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब बच्चों एक NADH का मॉलिक्यूल कितने ATP बनाता है, ठीक है, एक NADH का मॉलिक्यूल 3 ATP बनाता है। 2 NADH के मॉलिक्यूल्स कितने बनाएंगे, 6 ATP बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे असल में उनको 6 ATP बनने चाहिए, ठीक है, आपकी बुक के अंदर उन्होंने 4 ATP लिखा हुआ है, ठीक है, 4 ATP, लेकिन उसकी रीजन नहीं दी हुई। बच्चों आपको उसकी रीजन पता होनी चाहिए कि उसकी रीजन क्या है। मैं दोबारा से बता देता हूँ बच्चों, ये जो ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले NADH हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं, और बच्चों इनको ATP के अंदर कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरना पड़ेगा, और वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर है, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है बच्चों, वो NADH को अपने अंदर आने की इजाजत नहीं देती, जिसकी वजह से जो NADH है ना बच्चों, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज देता है, और वहां पर मौजूद FAD+ है ना, वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है। इसका मतलब ये है बच्चों, ये जो 2 NADH है बच्चों, ये साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, और बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के साथ ये 2 NADH के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कन्वर्ट होते हैं FADH2 के मॉलिक्यूल्स के अंदर। और फिर बच्चों आपको बताइए, एक FADH2 से कितने ATP बनते हैं, 2 ATP बनते हैं। तो 2 से कितने बनेंगे बच्चों, 4 ATP जो है वो यहाँ पे इस तरह से बनते हैं। तो पूरे इस टॉपिक के अंदर, इस टेबल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाला था वो ये पॉइंट है, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझना है, उसको अच्छी तरह से याद रखना है। अब बच्चों जो पायरुविक एसिड है बच्चों, ये कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। अब बच्चों 2 पायरुविक एसिड है ना, एक पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कोएंजाइम ए इसके अंदर ऐड होता है, NADH बनता है, ठीक है। अभी हम सिर्फ ATP NADH और FADH2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एनर्जी को देख रहे हैं, एनर्जी जो है वो कितनी हमें हासिल हुई है। तो बस यहाँ पे देखें, एक पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल जब एक एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है, तो यहाँ पे एक NADH का मॉलिक्यूल बनता है। तो जब एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड बनेंगे बच्चों, तो ये पायरुविक एसिड अलग से एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा, ये पायरुविक एसिड अलग से एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा। यहाँ पे बच्चों कितने NADH बने, 2, एक ये वाला और ये वाला, तो 2 NADH बने बच्चों। तो यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे कितने NADH बने बच्चों, 2 NADH बने। अब बच्चों ये जो ऑक्सीडेशन है ना इसकी, ठीक है, पायरुविक एसिड जो है इसके एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होना बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो NADH बने ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही है, और ये बड़े आराम से ATP जो है वो प्रोड्यूस कर लेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। इसी वजह से बच्चों एक NADH कितने ATP देता है बच्चों, 3 ATP प्रोड्यूस करेगा। 2 NADH बच्चों यहाँ पे कितने ATP बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे 2 NADH जो है वो 6 ATP जो है इसको प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर, बहुत आसान है। इसके बाद बच्चों एसिटाइल कोएंजाइम है बच्चों, ये दाखिल हो जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। किसके अंदर दाखिल हो जाएगा बच्चों, क्रेब्स साइकिल के अंदर। बच्चों क्रेब्स साइकिल इसमें क्यों कहते हैं, ठीक है, सर हैंस क्रेब्स जिन्होंने सबसे पहले साइकिल को डिस्कवर किया था, उन्हीं के नेम की बेस पे हमने क्रेब्स साइकिल जो है इसका नाम देते हैं।
अब बच्चों जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल में बच्चों क्या बनता है, एक क्रेब्स साइकिल में देखें क्या बन रहा है, एक क्रेब्स साइकिल में बच्चों 3 NADH के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ऐसे ही 3 NADH, एक ATP और एक FADH2 का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो बच्चों अब यहाँ पे एक क्रेब्स साइकिल नहीं है, हम अब यहाँ पे कितने क्रेब्स साइकिल हैं, 2 क्रेब्स साइकिल है। तो बच्चों 2 क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, इनकी तादाद डबल हो जाएगी। बच्चों यहाँ पे देखें क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, NADH बच्चों कितने बनेंगे, एक क्रेब्स साइकिल में NADH बनते हैं 3, तो जब 2, ठीक है, ये भी और ये भी, यहाँ पे 3 यहाँ पे बन रहे हैं, 3 यहाँ पे बन रहे हैं, तो टोटल बच्चों 6 NADH की मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे। उसके बाद बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें FADH2 को देखें, एक क्रेब्स साइकिल के अंदर एक FADH2 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर। और बच्चों इसी तरह जो दूसरा क्रेब्स साइकिल है उसके अंदर भी एक FADH2 बनेगा, तो यहाँ पे कुल मिलाकर बच्चों 2 FADH2 बन रहे हैं, ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अगर आप एटीपी देखें ना, तो एक एटीपी बच्चों यहाँ पे बन रही है और एक एटीपी यहाँ पे बन रही है, ठीक है, एक ग्लूकोज से 2 पार्टिकल एसिड, 2 पार्टिकल एसिड अलग अलग एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम अलग से क्रेब्स साइकिल कंप्लीट करेगा और ये अलग से क्रेब्स साइकिल कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो क्योंकि हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को देखेंगे, हम दोनों क्रेब्स साइकिल को जो है वो कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे कितने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी यहाँ पे हमारे पास हासिल होंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं एक NADH का मॉलिक्यूल बच्चों 3 एटीपी बनाता है, तो 6 NADH के मॉलिक्यूल बच्चों कितने एटीपी बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 18 ATP, ठीक है, 18 ATP आंसर आएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए FADH, एक FADH2 का मॉलिक्यूल है ना बच्चों, वो 2 ATP बनाता है, तो 2 FADH2 के मॉलिक्यूल कितने एटीपी बनाएंगे बच्चों, 4 एटीपी बनाएंगे, ठीक है, तो आपने इसको ध्यान रखना है, 4 एटीपी बनाएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे 2 एटीपी जो है डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे आप लिख लेंगे, 2 एटीपी यहाँ पे बनेंगे। अब जो आप कहते हैं टोटल एटीपी को आप काउंट करेंगे, तो उसमें आप देखें कितने 2 एटीपी है, 4 एटीपी है, 6 एटीपी, 6 और 6 12 और बच्चों जब आप 12 में आप जब 18 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30 एटीपी, 30 के बाद 34 और 2 ये 36, तो बच्चों यहाँ पे कितने एटीपी हमें हासिल होंगे, 36 एटीपी हमें हासिल होंगे। तो बच्चों ये प्रूफ हो गया कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 एटीपी बनते हैं। तो बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है ग्लाइकोलाइसिस है, बच्चों ये क्रेब्स साइकिल है, और बच्चों ये जो आपको जितना भी ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बच्चों, इस सारे का सारा बच्चों क्या है, दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये बच्चों क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब आप इसको ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर देखेंगे कि किस तरह से NADH के मॉलिक्यूल को एटीपी बना रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ पे मौजूद होती है बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है। तो बच्चों ये आप लोगों से पेपर में अलग से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ओवरव्यू देंगे किस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो 36 एटीपी बनाता है। तो मुझे आप लोगों ने इसको ड्रॉ करना है, बहुत आसान है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, इसको समझना है और फिर इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स होपफुली यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।